काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कितना चले, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकेंगे एकदम कर्व पाथ जब फॉलो एक्स वाई और जेड सामने, मुंबई आ रहा है, आप ये नहीं बोलेगे मैं जा रहा हूँ, बोले वो आ रहा है, मतलब मोशन में कौन है, वो है आप। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और न्यू चैप्टर में। तो आज हम मोशन इन अ प्लेन, जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 2 के लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक क्या क्या किया था, हमने लास्ट तक हमने देखा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। और चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखा था, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के बारे में अच्छे से हमने स्टडी कर लिया था। तो आज स्टार्ट होने जा रहा है मोशन इन अ प्लेन, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो आज है लेक्चर नंबर 1 किसका, मोशन इन अ प्लेन का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में जितना सब आप बेसिक पढ़े हो और जितना अभी बेसिक पढ़े हो सबका हम रिकैप करेंगे। मोशन को अच्छे से समझेंगे, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो कि आपने पढ़ चुका होगा, उसको हम अच्छे से आज और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है, मोशन इन अ प्लेन। तो लेक्चर को बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना, और जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा आपको इसका फोटो पीडीएफ मिल जाएगा किसमें, डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को पता ही होगा। तो आज का मैं टॉपिक लिख देता हूँ, टुडेज लेक्चर टॉपिक्स। तो हम आज क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन पहला। फिर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ मोशन 1D, 2D और 3D। हम वो सब टाइप्स नहीं पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑब्लिक मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो सब हम नहीं करेंगे, वो सब भी आगे के लेक्चर में आएगा। आज हम करेंगे 1D, 2D और 3D मोशन, सब बेसिक होने वाला है आज के लेक्चर में। फिर तीसरा हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ चुका है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर इसी में हम कंटिन्यू करेंगे क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ पे अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और हम उसको कैसे निकालेंगे। तो आज का लेक्चर में इतने सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स समझेंगे, डायनामिक्स समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को भाई ध्यान से देखना, जो टॉपिक आपको नहीं समझे फिर वीडियो को प्लेबैक कर लेना, रिवाइंड करके देख के अच्छे समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने क्या हुआ था, मोशन ऑफ प्लेन्स को क्या बोलते हैं हम, काइनेमेटिक्स। तो आप समझते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है, काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहा है क्या, काइन और मैटिक्स, काइन और मैटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का पता ही होगा आपको, मैथ्स। यानी मोशन के टाइम में जितने भी मैथ्स यूज होंगे, जितने भी इक्वेशन, जितने फॉर्मूले यूज होंगे, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये इसे बोलने के लिए अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ मोशन without knowing the cause of motion, the cause of motion। आपको समझ ही क्या होगा, क्या मैंने लिखा, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब है काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स का बात जब भी चलेगा तब उसमें हम रीजन नहीं पूछेंगे कि कोई मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी हम क्या करेंगे इसमें काइनेमेटिक्स में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो हम इसका रीजन नहीं निकालेंगे कि इसके, ये नहीं निकालेंगे कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। हम ये निकालेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कितना चलेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके अंदर कितना वेलोसिटी है, कितना स्पीड है, कितना एक्सेलरेशन है, वो सब निकालेंगे। ना ही उसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे। कॉज मतलब मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स। तो हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इनर्शिया के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, किसमें, काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D आएगा, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन
टू डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। हम मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, तो मैं भी आपको मोशन इन 1D और मोशन 2D दोनों पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से हम करते जाएंगे, लास्ट में हम मोशन इन 2D चलेगा, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा वो सब। तो क्या समझे काइनेमेटिक्स? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। हम इसमें कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर अब ये ऐसा है जिसमें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कॉज के बारे में नहीं पढ़ रहे, फोर्स इनर्शिया ये सब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा भी होगा जिसमें हम पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ तो पढ़ेंगे दूसरा, तो वो जगह डायनामिक्स, उसको हम बोलते हैं क्या? डायनामिक्स। यहाँ डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, यानी इसमें हम कॉज पढ़ेंगे। यानी एग्जांपल हम इसमें क्या क्या करेंगे? एग्जांपल जैसे हम इसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में, फोर्स के बारे में, या फिर इनर्शिया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे डायनामिक्स में। तो अभी क्या है अपना काइनेमेटिक्स, अभी हम क्या करेंगे? काइनेमेटिक्स करेंगे। इसको हाईलाइट करता हूँ, मोशन एंड मैथ्स, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी इसमें हम कॉज के बारे में नहीं पढ़ते। तो आपको अभी सब क्लियर हो गया होगा। तो आप काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स आप अच्छे से समझ लिए होगे। तो अब चलते चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब आपको पता ही होगा, 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब भी मैं बताऊंगा, जब ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस पे चले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर वाई जेड, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 2 एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस पे ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं 2D। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो अगर वो टर्न ले लिया तो अपना एक्सिस चेंज कर दिया, तो वो एग्जांपल हो जाएगा 2D मोशन का। तो अभी चलते हैं मोशन समझते हैं। व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? तो आप लोगों को पता ही होगा मोशन का डेफिनेशन, नहीं पता है तो अब पता चली जाएगा। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन को हम किससे दिखाते हैं? एक्स से। तो अभी जाए तो वो देखो, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो बॉडी बोलो चलेगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग, या फिर ऐसा बोलो टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों चलता है। तो मैंने क्या लिखा है? मोशन, व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सिंपल सा डेफिनेशन है, समझ भी जा रहा है कैसा? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ये क्या है? पूरा सराउंडिंग है, ये सब क्या है? सराउंडिंग। तो ये मोशन मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो इसका पोजीशन फिक्स है, ये रेस्ट पे है, तो इसको हम बोलेंगे मोशन में नहीं है। अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसके? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ये मोशन में। तो मोशन की एक खास बात है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये रिलेटिव क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, मोशन इज रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन क्या होता है? एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। मतलब रिलेटिव मतलब कोई ऑब्जेक्ट, मतलब वो किसी और के लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। मतलब इसे एग्जांपल समझो, रिलेटिव क्वांटिटी मतलब कि वो फिक्स नहीं होता, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। जैसे अभी मैं क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। अगर मैं हिलूँ ना तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन मैं रेस्ट पे नहीं हूँ। कैसे? अगर कोई दूसरा इंसान अगर स्पेस में जाके देखेगा तो मैं रेस्ट पर नहीं रहूँगा। तो मतलब क्या है? मोशन फिक्स नहीं है। मैं तो अपने हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन किसी दूसरे के हिसाब से मैं मोशन में हूँ, राइट? क्योंकि अर्थ क्या रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं भी तो अर्थ पे प्रेजेंट हूँ, लेकिन मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन उसके लिए क्या हूँ? मैं मोशन में हूँ। तो आपको समझ रहा होगा कि ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो रिलेटिव है। मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है मोशन। जैसे आप एक और एग्जांपल समझो, जैसे आप बस में बैठे हो, अब बस में बैठे हो तो आप किसी और को देख रहे हो, तो आप किसी और को देख रहे हो, तो आप क्या हो? अभी रेस्ट में हो, आप बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में जो आपको बाहर से देख रहा है उसके लिए तो आप मोशन में हो। तो समझ रहे हो, मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव क्वांटिटी। अब जैसा मोशन के साथ हो रहा है वैसा रेस्ट के साथ भी होता है, रेस्ट भी ऐसा ही होता है।
वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता, ये भी रिलेटिव क्वांटिटी होता है। तो मोशन है तो रेस्ट तो आएगा ही, तो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर अब रिलेटिव क्वांटिटी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन। तो मोशन के बारे में मैंने लिखा है। तो मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कुछ चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। अब एक बात ध्यान रखना, मोशन इज रिलेटिव क्वांटिटी, आपको ये सब समझा होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, काइनेमेटिक्स समझा, डायनामिक्स समझा और मोशन के बारे में कुछ समझा। तो काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। हम इसमें कॉज के बारे में नहीं पढ़ते, यानी फोर्स, इनर्शिया, ये सब के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तो काइंड का मतलब होता है मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ, यानी मोशन कभी हो रहा है, जब भी मोशन हो रहा है तो उसके टाइम जो भी मैथ्स, जो भी इक्वेशन, जो भी फॉर्मूला यूज हो, वो सब हो जाए, वो सब पार्ट हो जाता है काइनेमेटिक्स का। डायनामिक्स जस्ट अपोजिट है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इसमें हम कॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स और इनर्शिया हो जाएगा। आप मोशन डेफिनेशन आप देख लो, और ये याद रखना, मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, ये हाईलाइट कर दिया, रिलेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट मीन्स इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट, इट मीन्स इट इज नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, किसी और के लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। ये हुआ मोशन के बारे में। अब ये मोशन, इसका इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर का। तो आप समझ टाइप्स ऑफ मोशन, मैंने बताया था 1D 2D और 3D, हम ये सब टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन और ऑब्लिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में आते रहेगा। तो अभी 1D 2D और 3D ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये चाहो तो आप लिख सकते हैं, तो आपको मिल ही जाएगा PDF। तो आप समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन 10 टाइप्स में क्लासीफाई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसको बोलते हैं 1D मोशन, 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशन मोशन। दूसरा हो जाएगा 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। तीसरा हो जाएगा 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो आपको अब सब समझते हैं 1D मोशन क्या होता है, 2D और 3D, आप तीनों को अच्छे से हम समझते हैं। तो 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशन, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेवल ओनली इन 1 एक्सिस। मतलब जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट पाथ है या फिर स्ट्रेट लाइन है। अब इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ट्रक है, ये ट्रक है, तो ये क्या सीधा जा रहा है, यानी सिर्फ एक ही एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा है, ये टर्न नहीं ले रहा है। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ओनली इन 1 एक्सिस, यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ओनली इन 1 एक्सिस, ओनली इन 1 एक्सिस, 1 एक्सिस, सिर्फ एक ही एक्सिस में। आइदर यहाँ पे लिखता हूँ, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब या फिर वो एक्स एक्सिस पर चले, वाई पर चले या फिर जेड पर चले। तो ये हो जाएगा 1D मोशन का एग्जांपल। मतलब जैसे कि अब ये समझो, ये कोई पाथ है, तो ये जैसे मान लो ये सीधा लाइन है, इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ये एग्जांपल हो जाएगा 1D मोशन का। और चल रहा है फिर यहाँ से रिवर्स आया, तो ये भी 1D मोशन का एग्जांपल होगा, यानी सिर्फ एक ही एक्सिस पर चले। इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन, आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर, मतलब एक सीधे लाइन पर चले, रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब समझते हो ना, एकदम एक या फिर सीधा मोशन, एक सीधा मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन पर। तो आपको इसे एक यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा होगा 1D मोशन का, जिसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा जा रहा है बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए। तो ये क्या हो जाएगा, 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशन मोशन। आपको बस ये बात याद रखना, क्या, जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही एक्सिस पर चले, या फिर एक्स पर चलेगा, वाई पर चलेगा या फिर जेड पर चलेगा, यानी सिर्फ एक ही एक्सिस पर चले, तो वो हो जाएगा 1D मोशन का एग्जाम्पल। अब 2D मोशन मतलब 2 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों एक्सिस पर चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे वैसे एरो, हाँ मान लीजिए एक्स था, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये वाई एक्सिस। अब इस पर सेम हम वो ट्रक को लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ट्रक मान लो आ गया,
हाँ, तो ये ट्रक आ गया। तो अब ये ट्रक क्या करेगा, एक्स एक्सिस पर चलेगा, फिर क्या करेगा, वाई एक्सिस पर भी चले जाएगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस पर चले, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन टू एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इन टू एक्सिस वो हो जाएगा 2D मोशन। अब दोनों एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा है, या फिर वाई पे जाएगा, या फिर एक्स पर जाएगा, या फिर वाई पर, ऐसा होगा, एक्स और वाई पर जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, वाई पर जाएगा और जेड पर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा क्या होगा, एक्स पर जाएगा और जेड पर, यानी यहाँ पे दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एक्स वाई, वाई जेड, या फिर एक्स जेड। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा जा रहा है, एक्स एक्सिस पर जा रहा है, फिर दूसरे एक्सिस पर जाने के लिए क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेक्स अ टर्न, यहाँ पे एक पॉइंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट टेक्स अ टर्न, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ क्या करेगा, टर्न लेगा, तभी वो दूसरे एक्सिस पर ट्रेवल करेगा। आपको यहाँ पे एक एनिमेशन दिख रहा होगा, किसका, 2D मोशन का, 2 डायमेंशन मोशन का। तो आप एनिमेशन समझ गए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जब ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको भी हम क्या बोले, 2D मोशन। मतलब यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट, मान लो एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, तो यहाँ पे ये क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया, कर्व पाथ फॉलो किया। तो ये ग्राउंड, मान लो ये है ग्राउंड, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, तो ये क्या, ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, कर्व मोशन, कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, 2D मोशन का। इट इज एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, ये 2D मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकेंगे, एकदम कर्व पाथ जब फॉलो कर लेगा, तो वो एग्जांपल हो जाएगा 2D मोशन का। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे अब आएगा तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब आगे अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको। तो इसके बाद क्या बचा अपना 3D मोशन। 3D मोशन मतलब 3 डायमेंशन मोशन, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस, वाई और जेड, आपको ये तो अभी समझता होगा अच्छे से। तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मतलब ये ट्रक यहाँ पे आ गया, 3D मोशन कर रहा है। तो मान लो ये क्या, अभी एक्स पर है, फिर एक्स पर है, फिर क्या करेगा, वाई पे जाएगा और जेड पे जाएगा। ये प्लेन पे मैं बना रहा हूँ इसलिए ऐसे आ रहा है, रियल में क्या होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स, ये वाई, और जेड क्या होता है, ये एक्स वाई और जेड सामने, जेड सामने रहता है, ऐसे रहता है 3D मोशन। तो 3D मोशन मान लो आप ऐसे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है सीधा, फिर मान लो वो टर्न लिया, फिर इसके बाद एक पेड़ पर चढ़ गया, तो ये एग्जांपल हो जाएगा 3D मोशन का, मतलब 3 डायमेंशन मोशन का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 3 एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ऑल 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस में जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे तो हो जाए 3D मोशन। तो आई होप आपको 1D 2D और 3D अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ। अब देखो चल रहा है मोशन। अब मोशन मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक पॉइंट याद रखना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज अज्यूम टू बी रेस्ट, ऑलवेज अज्यूम टू बी रेस्ट, मतलब हम उसको रेस्ट पर अज्यूम करते हैं, ऑलवेज अज्यूम टू बी रेस्ट पर हम उसको अज्यूम करते हैं। हाईलाइट रेस्ट को कर देता हूँ, आपको अच्छे दिख नहीं रहा, आई होप दिख रहा होगा। तो क्या मैंने बोला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज अज्यूम टू बी रेस्ट। अब कैसे समझोगे आप, फिर से एग्जांपल हो, आप मान लो बस में बैठे हो, तो आप अगर किसी ट्री को देख रहे हो, किसी पेड़ को देख रहे हो, तो आप अभी क्या मोशन में हो, आप बस चल रही है तो आप मोशन में हो। तो अगर आप मोशन में हो तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप हो, मतलब आप ही देख रहे हो ना पेड़ को। तो आप अगर मोशन में हो तो आपको क्या लगेगा, मैं मोशन में हूँ, मैं रेस्ट पर हूँ। आपको लगेगा मैं रेस्ट पर, क्यों, आप बैठे रहोगे तो आपको लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ। चल कौन रहा है, वो चल रहा है, आपको ऐसे पीछे जाते हुए दिखता है, आप जाओगे आगे, पेड़ जाएगा पीछे, तो आप अपने आप को समझते हो मैं रेस्ट पे हूँ, और पेड़ आपको पीछे जाते दिखता है। जैसे आप एक और एग्जांपल समझो, जैसे आप ट्रेन से जाते हो, तो ट्रेन से जाते हो तो क्या, जैसे कोई स्टेशन आने वाला होता है, मान लो मुंबई आ रहा है,
तो मुंबई आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि मुंबई आ रहा है, आप ये नहीं बोलोगे मैं जा रहा हूँ, बोलोगे वो आ रहा है, मतलब मोशन में कौन है, वो है, आप नहीं हो। तो आप हमेशा क्या अपने आप को समझते हो मैं रेस्ट पे हूँ, तो यही है आप क्या, आप ही हो ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने क्या कुछ गलत लिखा नहीं ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज अज्यूम टू बी रेस्ट, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो उसको हम हमेशा रेस्ट पर समझते हैं। तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिया तो अच्छे आपको समझा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताना आपको जरूरी था, तो इससे आपको एक आइडिया मिला होगा। फिर अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखाता हूँ, फिर अगले स्लाइड पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेफिनेशन भी अभी बहुत लोगों को पता ही होगा। क्या होता है, इट इज़ दी, ऐसे लिखाता हूँ, इट इज़ दी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये क्या लेंथ है किसका, एक्चुअल पाथ का, यानी हम मोशन कर रहे हैं तो जितना हम मोशन किए, जितना हम डिस्टेंस, जितना हम पाथ कवर किए वो हो जाएगा डिस्टेंस। कैसे, मान लो आप यहाँ से यहाँ गए, मतलब यहाँ पे आप मान लो ए पॉइंट पे थे, यहाँ बी पॉइंट पे और यहाँ पे सी पॉइंट पे। अब ए से बी के बीच का डिस्टेंस ले लो आपने 3 मीटर कवर किया, और बी से सी आपने 4 मीटर कवर किया। तो अब टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, ये मतलब ये क्या पाथ है, ए से बी कुछ रास्ता है, बी से सी कुछ रास्ता है। तो अब अगर आपसे किसी ने पूछा डिस्टेंस क्या होगा, तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस लिखना हुआ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 3 मीटर, बी सी कितना है 4 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ये हो जाएगा अपना डिस्टेंस। अब आपको ये भी पता होगा डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या समझते हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा नहीं, तो उसके बाद डायरेक्शन ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट करके लिखता हूँ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके बाद डायरेक्शन नहीं होता, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब जो इसका वैल्यू होता है डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। जीरो होगा मतलब आप रेस्ट पे हो, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। तो अभी तक मैंने क्या लिखा, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ का जो भी लेंथ होगा तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। एग्जाम्पल जैसे ए से बी गया, बी से सी गए, तो ए से बी 3 था, बी से सी 4 था, तो टोटल क्या आता है सम, तो सम कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। अब मान लो आप ऐसे गए, ए से बी गए, मान लो ए से बी, सी से डी, डी से ई से एफ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सबका सम हो जाएगा, मतलब इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, तो टोटल होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, टोटल होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल नहीं होता, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो जीरो का मतलब यहाँ पे आप समझो, जीरो का मतलब क्या है, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट समझ लो, पार्टिकल लिखता हूँ, पार्टिकल एट रेस्ट, रेस्ट पे रहेगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये है डिस्टेंस के बारे में। ये क्या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे आप अगर पाथ कवर करोगे, मतलब कोई रास्ता कवर करोगे, तो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, क्यों, इसको वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन आता है, मतलब अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाना पड़ता है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव नेगेटिव सिर्फ साइन, नेगेटिव जो साइन होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो ये है डिस्टेंस के बारे में। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों का एक रिलेशन देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अब जस्ट उसका सब अपोजिट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पता ही होगा आपको क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट मतलब एकदम छोटा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन लिख दो। फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब छोटा डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो पाथ लेंथ को डिपेंड करता है, मतलब जितना हम रास्ता कवर किए उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप एक डायग्राम से समझो कैसा, जैसे मैं अभी बनाया था, ए से बी जा रहा था, बी से सी जा रहा था, इसको ए बोला था, इसको बी और इसको सी। तो ए से बी कितना मैंने लिया था, 3 मीटर, ए से बी 3 मीटर कवर किया, बी से सी 4 मीटर। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में मतलब ए और सी, ये क्या है, इनिशियल, यहाँ पे लिखता हूँ ये क्या, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। सी क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा ये, तो ए और सी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना होगा, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 4 क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 3 4 का पाइथागोरस कितना होता है, 5, तो 5 मीटर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा आ रहा है डिस्टेंस से। तो अभी मैं एक पॉइंट लिखाता हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब इसके पास अगर डायरेक्शन है तो इसका वैल्यू भी डाइफर होगा फ्रॉम डिस्टेंस है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ये तीनों हो सकता है क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कब रहेगा, अब जीरो कब रहेगा, जब रेस्ट पर है, जब पार्टिकल क्या रहे, रेस्ट पर रहे। अब जीरो और दूसरे तरीके से कैसे जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, मान लो आप एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, तो मान लो आप यहाँ ए पॉइंट पर थे, अब यहाँ से सर्कुलर मोशन परफॉर्म किए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म किए, फिर ए पॉइंट पे फिर से आ गए, यानी जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट हो गया। यानी इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, सेम हो गया। जब इनिशियल और फाइनल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, यानी व्हेन यानी बैक टू इनिशियल पोजीशन, बैक टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। यानी जब हम इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो वहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच में जो छोटा डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ गया, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका नेगेटिव वैल्यू भी आता है। जैसे यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ चला पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव। तो अब इसके बारे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक रिलेशन होता है, तो अभी मैं आपको वो बताता हूँ, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में रिलेशन मेंट। तो आपको पता, अभी आपका ऑब्जर्वेशन से दिखा हो क्या, जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस का, मैग्नीट्यूड ऑफ, आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा इक्वल हो सकता है या फिर स्मॉलर रहेगा टू डिस्टेंस से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा मैं लिख देता हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा इक्वल हो सकता है, मतलब इक्वल हो सकता है और हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इक्वल कब होगा और इक्वल कब होगा और छोटा कब होगा, व्हेन पार्टिकल टेक्स नो टर्न, जब पार्टिकल टर्न नहीं लेगा। यानी अगर कोई पार्टिकल सीधे ऐसे जा रहा है, यहाँ मान लो कोई पार्टिकल है वो सीधे ऐसे जा रहा है तो टर्न नहीं लिया, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल, यानी डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो आपको मैंने ये बताया एक। अब दूसरा, व्हेन पार्टिकल
टेक्स व्हेन पार्टिकल टेक्स टर्न, जब पार्टिकल टर्न ले लेगा तब क्या होगा। मान लो ऐसे एक पार्टिकल, मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल सीधे जा रहा था, अब वो क्या किया, टर्न ले लिया, तो उस टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपना बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्मॉलर हो जाएगा डिस्टेंस से, यानी डिस्टेंस अपना बढ़ जाएगा। तो यही एक रिलेशन निकल के आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो आपको क्या याद रखना है, जब मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल हो सकता है डिस्टेंस से। कब छोटा होगा, कब इक्वल होगा, अगर पार्टिकल ने टर्न नहीं लिया है तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। अगर पार्टिकल ने टर्न लिया तो वहाँ पे डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। आपको इसे फील कर सकते हो एग्जाम्पल को थिंक करके। तो अभी लास्ट टॉपिक बचा अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, यानी अगर ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से मैं रेडियस बना देता हूँ r और ये भी r। मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका ये फाइनल पोजीशन है। यानी ऑब्जेक्ट किस तरीके से गया, इस तरीके से, ऑब्जेक्ट इस तरीके से गया, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको ले लो थीटा और ये θ/2, अभी डेरिवेशन करें इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये आर्क है, तो आर्क लेंथ आपको पता होगा क्या होता है, r थीटा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा r थीटा, ये समझ गया होगा आपको। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से इनिशियल फाइनल, यानी ये अपने को लेंथ निकालना होगा। तो यहाँ पे आप थीटा इसको पूरा अज्यूम करो, ये θ/2 और θ/2, तो यहाँ पे ले लो sin θ/2, क्या होता है O/H, मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है। तो अपोजिट क्या है, यहाँ पे x अज्यूम कर लो, इसको x, तो अपोजिट क्या है यहाँ पे x और हाइपोटेनस r, यानी x क्या आ गया r sin θ/2, यही आया। अब ये x है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ये 2x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2r sin θ/2, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ आपको कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा r थीटा से, लेंथ ऑफ एन आर्क r थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा 2r sin θ/2, ये डेरिवेशन है 2r sin θ/2, आपको ये डायग्राम बनाना है और ये डेरिवेशन आप कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट याद रखना 2r sin θ/2 होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अपना आज का लेक्चर टॉपिक का सब खत्म हुआ, यानी आज सब हमने टॉपिक कवर कर लिया जो भी अपना टॉपिक मैंने लिखा था। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब अगर जो आपको टॉपिक नेक्स्ट दिया है वो सब हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।